नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा कंसेप्ट है कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई है संरचना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन आता है कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो हमें पूछा गया है कोशिका संरचना को सर्वप्रथम देखने का श्रेय किसको जाता है, यानी कि कोशिका जो हमारी बॉडी में जो कोशिका होती है उसको सर्वप्रथम किसने देखा था? तो उसको देखा था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि वो जब प्रयोग कर रहे थे तो उन्हें एक स्पेशल संरचना दिखी, उसने उसको कहा, यानी रॉबर्ट हुक ने उसको नाम दिया कोशिका। तो कोशिका को देखने का सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। ये था आज का आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक समूह है, यानी कि कोशिका समूह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या किसने प्रस्तुत किया था, उस वैज्ञानिक समूह का नाम ज्ञात कीजिए या बताइए। तो वो थे स्लीडन एवं स्वान। ये दो जो वैज्ञानिक थे इन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन कि कोशिका सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? स्वीडन एंड स्वान ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है कोशिका के केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक है, यानी कि कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? तो कोशिका के केंद्र यानी कि कोशिका के केंद्र यानी बीच में जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं केंद्रक। तो केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्र की खोज की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन। ये था आपके केंद्रक और कोशिका दोनों की खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन। फिर आता है आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? सबसे पहले ही मैंने यही क्वेश्चन बताए थे कि कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। तो यानी कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कहते हैं कोशिका। तो कोशिका ऑप्शन नंबर ब में दिया गया है। फिर इसमें लिखा गया अंग। तो अंग क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में हम जिससे कार्य करते हैं, जैसे हाथ, पैर, ये सारे अंग आ गए आपके। और उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, ये सारे होते हैं आपके उत्तक। अंग तंत्र के अंदर आपका आता है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सब आपके आते हैं अंग तंत्र के अंतर्गत। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि फिर आता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय यानी कि जिसके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है। तो एक कोशिका अमीबा पैरामीशियम में पाई जाती है। तो आपको इसमें पैरामीशियम दिख नहीं रहा है तो अमीबा दिख रहा है। ये दोनों ही द्विकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव अमीबा, और उपयुक्त तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक द्विकोशिकीय यानी कि इनके बॉडी में अलग अलग कोशिका पाई जाएगी। और इसमें अमीबा में क्या होता है कि ये अपनी संरचना को परिवर्तित करते रहता है। इसमें कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर क्या होता है? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, सारी अलग अलग स्ट्रक्चर पाई जाती है मनुष्य के काम करने के लिए। पर इनमें क्या होता है कि जब ये अमीबा
ये हो गया आपके अमीबा। इसको खाना खाना है, जहाँ पे इसको खाना दिखेगा तो ये इसे आगे आ जाएगा, इसको अंदर लिया, फिर इसमें एक स्ट्रक्चर वापस डेवलप होगी, ये अंदर ले लेगा, फिर वापस एक और स्ट्रक्चर डेवलप होगी, ये पूरा ही भोजन अंदर चला जाएगा। और ऐसे ही ये भोजन ग्रहण करता है। तो ये एक संरचना परिवर्तित करने वाला जीव भी होता है, प्लस ये कैसा होता है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कोशिका का अपशिष्ट, यानी जो भी कोशिका में वज्र पदार्थ होते हैं जिन्हें हम कोशिका के अंदर नहीं रख सकते हैं, उसका निपटारा करने वाला तंत्र है। मनुष्य के अंदर उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, पर जब हम कोशिका की बात करें, एक स्पेशल कोशिका की बात करें, तो उसके लिए काम में लिया जाता है आपके लाइसोसोम, जिसे हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, ये दोनों ही हमारे कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड एक स्पेशल ऑर्गन है जिसके पास खुद का आरएनए होता है, आरएनए होता है। और आपको पूछा गया है कि कोशिका का अपशिष्ट, यानी कि कोशिका के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है जो कोशिका को काम में नहीं लेने होते हैं, उनका निपटारा कौन करता है, लाइसोसोम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, निम्न में से कौन सा विभाजन जीवों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, यानी कि कौन सा विभाजन, विभाजन दो प्रकार के, समसूत्री और अर्धसूत्री, दो तरह के विभाजन पाए जाते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो जो समसूत्री विभाजन होता है वे हमारे वृद्धि के लिए काम में, और अर्धसूत्री विभाजन जब होता है जब बच्चे मम्मी के पेट में होते हैं तब अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जब समसूत्री विभाजन कब होगा, समान रूप से विभाजन होता है, उसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन का कार्य होता है वृद्धि करना। तो हमें इसमें समसूत्री विभाजन तो दिख नहीं रहा है, अर्धसूत्री और असूत्री विभाजन दोनों एक होते हैं, तो और समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन एक होता है। सूत्री विभाजन का ही दूसरा नाम होता है माइटोसिस, और माइटोसिस को ही हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। तो आपको किसी भी इन तीनों ही ऑप्शन में से अगर कोई भी ऑप्शन दिखे वृद्धि के लिए तो आप राइट कर दोगे। और अर्धसूत्री और असूत्री विभाजन दोनों ही एक होते हैं। ये था आपका 7वां क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि आत्मघाती थैली के नाम से जाने वाला कोशिकांग, यानी कि कोशिका के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है या ऐसा कौन सा कोशिकांग है, कोशिका का अंग है जिसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं, उसे कहते हैं हम लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, ये एक थैली समान स्ट्रक्चर होती है जिसके फटने से जो भी आसपास के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। और जो अपशिष्ट के साथ साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पदार्थ हमें चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, उन्हें भी समाप्त कर देता है। ये होता है लाइसोसोम। फिर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये कोशिका का शक्ति गृह होता है। कोशिका का शक्ति गृह राइबोसोम, ये केंद्रक जो कोशिका के बीच में पाया जाता है। और राइबोसोम ये रफ स्ट्रक्चर होती है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8 आपका। फिर आता है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार प्रक्रिया द्वारा किस प्रक्रिया द्वारा आर पार जा सकती है, यानी कि ये कोशिका आपके कोशिका झिल्ली इसके आसपास में, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का अंदर जाना किस विधि द्वारा होता है, तो वो होता है विसरण विधि द्वारा।
यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आना और ऑक्सीजन का बाहर कोशिका झिल्ली से जाना किसके द्वारा संभव होता है? तो वो होता है आपके विसरण विधि द्वारा संभव होता है। फिर ये डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? यानी कि जो कोशिका डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए की स्ट्रक्चर 2 लूप युक्त होती है। ये दोनों ही जहाँ पे ये HTH GCCT इसके द्वारा बीच में जुड़े हुए रहते हैं। तो इनके जो जीन होते हैं ये एक लूप होता है, इसके जुड़ने पर एक जीन का निर्माण होता है, उसे ही डीएनए का क्रियात्मक खंड कहते हैं। यानी कि डीएनए जहाँ से क्रिया करता है तो उस खंड को क्या कहते हैं? हम जीन कहते हैं। फिर आता है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए कैसा होता है? 2 लूप युक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक। यानी कि कोशिका है, कोशिका के अंदर द्रव होता है प्लस उसके अंदर केंद्रक होता है। यानी कि ऐसी कोशिका है, इसके आसपास में द्रव और बीच में केंद्रक होता है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये दोनों मिलकर हमारे जीव द्रव्य, यानी जीवों के अंदर जो द्रव्य होता है, यानी कि कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। और ये किसके द्वारा बनता है? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। ये दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ये था आपका 9, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर था आपके कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किसके द्वारा जाते हैं? तो वो जाते हैं विसरण विधि द्वारा। फिर डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 था कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य का निर्माण होता है। ये थे आपके 9th, 10th और 11th क्वेश्चन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं, की तरह किस में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों ही अपना स्पेशल होता है। तो वैसे किसके पास और होता है? तो होता है वो प्लेस्टिड के पास। प्लेस्टिड के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। फिर आता है कि सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है और ये पौधों को क्या प्रदान करता है? तो ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। संरचनात्मक दृढ़ता, सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है। यानी सेल्यूलोज क्या होता है कि पौधे के बाहर एक परत का निर्माण करता है, जिससे ये क्या होता है? संरचनात्मक रूप से, यानी कि स्ट्रक्चरली, यानी कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है? दृढ़, यानी कि जल्दी से उसे खराब होने में उसे समय लगता है। तो सेल्यूलोज कैसा पदार्थ है? जटिल पदार्थ है। और ये पौधों को क्या प्रदान करता है? संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। ये थे आपके 12 और 13 नंबर क्वेश्चन की माइटोकॉन्ड्रिया की तरह किसके पास अपना राइबोसोम प्लस डीएनए होता है? तो वो होता है प्लेस्टिड के पास में। फिर था सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कैसा पदार्थ? ये भी पूछ लिया जाए तो आपके हो जाएगा जटिल पदार्थ है, कठोर होता है ये। फिर आता है कि सेल्यूलोज किसके ऊपर परत चढ़ाता है? तो पौधों के ऊपर। और पौधों को क्या प्रदान करता है? संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। ये थे आपके 12 और 13 नंबर क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर
आता है आपके 14 कि सत्य असत्य कथन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका लाइसोसोम कोशिका। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, यानी कि कोशिका में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका निपटारा कौन करता है, तो वो लाइसोसोम करता है, हमने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा सत्य। आर को रफ इसे कहते हैं रफ एंडोन्यूक्लियस राइबोसोम, जो कि होती है रफ, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर चिकनी दिखाई पड़ती है, तो ये होता है गलत, ये होती है खुरदरी। हम जब इसे आर है तो आर से हम इसे रफ बोलते हैं, तो ये क्या होती है खुरदरी, तो ये हमें चिकनी कहाँ से दिखाई देगी, तो ये हो जाएगा असत्य। फिर है पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रसारण का उदाहरण है, नहीं विसरण का उदाहरण होता। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रसारण का एक उदाहरण है, हाँ सत्य, प्रसारण का उदाहरण ही होता है, विसरण का नहीं होता है, प्रसारण का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है आपके कि केंद्रक कोशिका झिल्ली कोशिका का बिजली घर होता है, तो ये होता है असत्य। कि केंद्रक कोशिका का बिजली घर नहीं होता है, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, अमीबा में सकुंचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये होता है सत्य। वो संकुचन करती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर जो भी उसका वेस्ट होगा उसको बाहर निकालने में मदद करती है। तो ये थे आपके सत्य असत्य संबंधी क्वेश्चन। पहला था कि लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, तो ये होता है सत्य। आर को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें चिकनी दिखाई देती है, नहीं खुरदरी दिखाई देती है, तो ये हो गया आपके गलत। फिर 16 क्वेश्चन था कि पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रसारण विधि द्वारा होता है, तो ये होता है सत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 18 था केंद्रक कोशिका झिल्ली का बिजली घर है, तो ये होता है गलत, कि हमें पहले से ही पता है कि कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि अमीबा में सकुंचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है, तो है ये है सत्य। फिर इसके बाद में आपके आते हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है 19 है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है अमीबा के अतिरिक्त किन्हीं दो एक कोशिकीय जंतु के नाम लिखिए। तो अमीबा हमें बता दिया गया है, तो हम अमीबा लिखेंगे नहीं, तो इसके अलावा दो जंतुओं के नाम होते हैं। पहला आता है आपके क्लेमिडोमोनास, ये आपका होता है एक कोशिकीय जीव। दूसरा आता है आपके पैरामीशियम, ये दोनों ही आपके क्या होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि इनके पास सिर्फ एक कोशिका होती है, तो ये क्या करेंगे, इनके पास में एक स्पेशल कोई भी स्पेशल तंत्र नहीं होता है, यानी कि क्या नहीं होगा, कोई भी स्पेशल तंत्र नहीं होगा, तो ये क्या होगी, इनकी स्ट्रक्चर परिवर्तित होगी, फिर ये अपना खाना खाएंगे। तो अमीबा के अतिरिक्त किन्हीं दो एक कोशिकीय जीव के नाम है, तो वो है पहला क्लेमिडोमोनास, दूसरा है पैरामीशियम। और आपको पूछ ले कि दो कोशिकीय द्विकोशिकीय जीवों के उदाहरण, तो वो हो जाएंगे आपके पास में मानव और पेड़ पौधे।
ये क्या होते हैं आपके द्विकोशिकीय जीवों के उदाहरण होते हैं। ये था आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि अमीबा के अतिरिक्त किन्हीं दो एक कोशिकीय जीव के नाम, तो क्लेमिडोमोनास और दूसरा होता है पैरामीशियम। ये थे आपके दो एक कोशिकीय जीव के उदाहरण। फिर आपके 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आकार में परिवर्तन क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को हमेशा परिवर्तित करते रहते हैं, ऐसे जीव का उदाहरण या नाम लिखिए। तो आकार में परिवर्तन, करने वाले एक कोशिकीय जीव का नाम अमीबा है। यानी कि अमीबा, हमने पहले ही बात की थी कि अमीबा कैसा होता है। हम इसके पाचन तंत्र की बात करें तो ये होता कैसा है, यहाँ पे बोलस है, बोलस या कोई भी खाद्य पदार्थ ये क्या करता है, अपनी स्ट्रक्चर को ऐसे डेवलप करेगा वहाँ पे खाने के लिए कि ये खाना ऐसे मुख को ऐसे किया कि ये इसके अंदर आ गया। फिर क्या होता है, ये थोड़ी सी सरफेस अंदर की ओर जाएगी और ये बोलस यानी जो भी खाना है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर वापस चेंज करेगा और ये अंदर आ जाएगा। ये होती है अमीबा की खाद्य श्रृंखला की स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, अमीबा अपना आकार परिवर्तित करता है, फिर खाने को अंदर लेता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं आकार परिवर्तन करने वाले एक कोशिकीय जीव का क्या नाम हो जाता है, अमीबा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। आप इसमें स्ट्रक्चर बना के इसे बड़ा भी कर सकते हो और स्ट्रक्चर नहीं बनाओ तो डायरेक्ट अमीबा भी लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि कोशिका के 3 प्रमुख क्रियात्मक क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर कोशिका क्रियात्मक यानी क्रिया करती है वे कौन से क्षेत्र होते हैं, नाम लिखिए। कोशिका के 3 प्रमुख क्रियात्मक क्षेत्र निम्न है। पहला आता है आपके पास में केंद्रक, सेकंड है कोशिका झिल्ली, फिर आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है वो केंद्रक और इसके बाहर जो झिल्ली पाई जाती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये आपके 3 कोशिका में क्रियात्मक समूह यानी क्रियात्मक क्षेत्र होते हैं कि कोशिका कहाँ से कार्य करेगी, केंद्रक से, कोशिका द्रव्य से और कोशिका झिल्ली से। तो ये होता है आपके कोशिका के 3 क्षेत्र। पहला केंद्रक, दूसरा कोशिका झिल्ली,
फिर कोशिका द्रव्य। ये थे आपके कोशिका के 3 क्रियात्मक क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ऐसे 2 कोशिकांग के नाम लिखिए जिनके स्वयं के डीएनए होते हैं। तो हमने दोनों ही के बारे में आगे पढ़ लिया है। ऐसे 2 कोशिकांग निम्न है। जिनके पास स्वयं का डीएनए होता है। पहला आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा होता है आपके प्लेज्मिड। प्लेज्मिड ये क्या होते हैं? दोनों ही इनके पास में स्वयं का डीएनए होता है। डीएनए की आकृति आपको पहले ही बताई, ऐसे डीएनए होता है। ये एक लूप में जुड़ा होता है, उसे हम जीन कहते हैं। और ये डीएनए क्या होता है? इन दोनों के पास स्वयं का होता है। ये था आपके डीएनए प्लस माइटोकॉन्ड्रिया कि ऐसे 2 कोशिका, यानी कोशिका के ऐसे कौन से 2 कोशिकांग हैं, यानी कि कोशिका के कौन से 2 अंग हैं जिनके पास स्वयं का डीएनए होता है। तो फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लेज्मिड। ये थे आपके 2 कोशिकांग। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि एटीपी का पूरा नाम। तो ए से आता है एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। ये होता है आपके एटीपी का पूरा नाम, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी बनता कैसे है? हमारे शरीर में एडीपी होती है, वो फॉस्फेट के साथ में क्रिया करके यहाँ पे ऊर्जा होती है, फिर बनाती है एटीपी। उसे हम कहते हैं एडीपी, यानी कि हमारे पास में फॉस्फेट के 2 अणु हैं और इधर क्या हो जाते हैं? ट्राई। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एटीपी के 3 अणु हो जाते हैं। तो ये था आपका एटीपी का पूरा नाम, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एडीपी का पूरा नाम पूछ ले अगर आपको, तो है ये एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ये एडीपी की फुल फॉर्म, एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। कैसे बनता है? एडीपी फॉस्फेट के साथ में अभिक्रिया करके एटीपी का निर्माण करती है। एटीपी क्या है? ऊर्जा मुद्रा। ये क्या होती है? ऊर्जा मुद्रा होती है जो मनुष्य में ऊर्जा प्रदान करती है। हमें कोई भी वर्क करना होता है तो हम किसकी वजह से वर्क कर पाते हैं? एटीपी की वजह से। तो आपको पूछ ले एटीपी क्या करती है और एटीपी होती क्या है? तो एटीपी एक ऊर्जा मुद्रा है। ये था आपका 23 नंबर क्वेश्चन। फिर आता है आपका 24 नंबर क्वेश्चन की बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? बहुकोशिकीय बहुकोशिक जीव ऐसे जीव जिनके पास एक से अधिक कोशिका पाई जाती है।
एक से अधिक कोशिका पाई जाती है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण, हमने एक कोशिकीय जीव के उदाहरण दिए थे, तब भी मैंने बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण बता दिए थे कि बहुकोशिकीय जीव यानी कि एक से अधिक किसी भी स्ट्रक्चर में, यानी कि मानव है, मानव के अंदर एक से अधिक कोशिका पाई जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। मानव के बाद में पेड़ पौधे, इनके अंदर भी एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, इसीलिए इनकी स्ट्रक्चर यानी कि संरचना अपरिवर्तित रहती है, यानी कि वृद्धि करेंगे पर वह परिवर्तित नहीं होगी। वृद्धि करते हैं पर अपनी स्ट्रक्चर को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो ये था आपका बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनके पास एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, बहुकोशिकीय जीव। उदाहरण मानव और पेड़ पौधे, ये आपके इसके बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हो जाएंगे। RER की फुल फॉर्म होती है। सबसे पहले हम RER के बारे में देख लेते हैं। R का नाम मतलब होता है रफ, E का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक, R से रफ एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लिएट। रेटिकुलम, ये होता है आपका RER का पूरा नाम। तो RER तैयार प्रोटीन, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में प्रोटीन तैयार हो जाता है उसको किसकी आवश्यकता, यानी किसकी को आवश्यकता अनुसार किसके द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। तो RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER द्वारा कोशिका अन्य भागों में भेजता है। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक, ये क्या होती है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक जो होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो तैयार प्रोटीन, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी तैयार हो चुका है उसे क्या करती है, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होती है रफ, जिसकी वजह से ये क्या प्रोटीन को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है। और ER क्या होती है, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है, उसके कारण ये क्या करती है, अपनी यानी कि आवश्यकता अनुसार प्रोटीन को अन्य कोशिका यानी कि कोशिका के अन्य भागों में भेज देती है। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।